हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। सब लोग एक साथ आ जाइए। जैसे ही टाइम हो जाता है तो आप लोग यूट्यूब पे सभी लोग आ जाइए और अपने चैनल यानी कि बायो वर्ल्ड को ओपन करके और वहाँ पर जो लाइव वाला वीडियो रहता है उस पर क्लिक करके तैयार रहिए, ठीक है। चलिए, आज के जो शेड्यूल है उसमें जीके है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये जो पिक्चर है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये किस चीज़ का है? आपके ब्रह्मांड का डायग्राम है, ठीक है। इनमें जो है टोटल कितने ग्रह हैं आपके, वो सभी दिए हुए हैं। बौना ग्रह कौन सा है वो भी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो टोटल ग्रहों की संख्या जो है वो कितनी है? टोटल ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है दोस्तों, ठीक है। कौन कौन सा है? यहाँ पर इंग्लिश नेम दिया हुआ है, मैं हिंदी में बताते चलूँगा। तो जिनको हिंदी अच्छा लगे तो हिंदी में नोट कीजिएगा, जिसको इंग्लिश ठीक लगे तो इंग्लिश में नोट कीजिएगा, ठीक है। पहला है बुध, उसके बाद दूसरा कौन सा है? शुक्र है। उसके बाद है धरती यानी कि पृथ्वी। उसके बाद क्या है? पृथ्वी के बाद कौन सा होता है? मंगल होता है, मार्स मतलब मंगल। उसके बाद कौन सा है? बृहस्पति है। फिर शनि है। उसके बाद कौन सा है? अरुण और वरुण। और ये वाला जो आपका दिख रहा है, ये क्या है? प्लूटो है। क्या है? प्लूटो है। प्लूटो को क्या कहा जाता है? बौना ग्रह कहा जाता है। ये बौना ग्रह क्यों हो गया? एक ग्रह होने के लिए जो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है वो प्लूटो नहीं फुलफिल कर पाया, ठीक है। प्लूटो तो पहले ये भी जो है ग्रह के श्रेणी में ही आते थे, टोटल 9 ग्रह कहलाते थे। लेकिन बाद में जो है कुछ जो कमी होती है ना, वो कुछ कमी कुछ ग्रहों में पाया गया, जिसके कारण उनको बौना ग्रह नाम दे दिया गया। तो बौना ग्रह कितने हैं? 3 हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बौना ग्रह 3 है। कौन कौन सा? सीरिस, प्लूटो, एरिस। सीरिस, प्लूटो, एरिस, ये तीनों क्या है? बौना ग्रह है, ठीक है दोस्तों। अब पता चल गया आप लोग को टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। चलिए, अब इनमें कौन कौन से ग्रह हैं आप लोग को पता चल गया कि पृथ्वी कहाँ है, शुक्र कहाँ है और मंगल कहाँ है। तो इनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताइए आप लोग? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुपिटर बोलते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा बोला हूँ तो अब सबसे छोटा भी आप लोग को ढूंढना पड़ेगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ये प्लूटो आप लोग का नज़र इधर जाता, लेकिन प्लूटो तो ग्रह की संख्या में है ही नहीं। तो फिर देखिए सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए बुध जो है आपका सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है दोस्तों। सबसे छोटा, ठीक है। और ये जो आपको, ये तो सबको समझ में आ रहा है क्या है? ये सूर्य है, ठीक है। अब यहाँ से आता है नंबर। नंबर में अगर आप देखिएगा कि पृथ्वी कितने नंबर के ग्रह हैं, तो तीसरा नंबर में आते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। और शुक्र कितने नंबर पे है? ये वाला वीनस दूसरे नंबर पर। तो ये क्या है? चमकीला, चमकीला। सभी लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसीलिए हम ये आपको डायग्राम लिए हैं, ताकि यहाँ पर जो है आप इमेजिन कर सके कि क्लास के बाद भी जो है आप याद कर सके कि कैसा होता है। अगर आप लोग कभी मूवी देखते हैं तो वो हमेशा क्यों याद रहता है? क्योंकि वो विजुअल होता है, ठीक है। और उसका जो होता है इमेज, वो आपके माइंड पर जो है एक तरह से अपना असर बना लेता है या अपना छाप छोड़ देता है। तो इसी कारण अब जो हम पढ़ाने में जो है डायग्राम का ज़्यादातर यूज करते हैं, 3D डायग्राम का यूज करते हैं, ताकि आप लोग के माइंड में जो है ये इमेज बना रहे, ठीक है। चलिए, यहाँ से जो भी बातें थी क्लियर हो गई। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र हो गया। और सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा हो गया? तो बुध हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। बृहद रूप से यानी कि विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है?
पहला ऑप्शन देखिए क्या है, बाह्य जैविकी, उसके बाद है दूसरा नंबर खगोल शास्त्र, उसके बाद है ज्योतिष विज्ञान, और डी नंबर है ब्रह्मांड विज्ञान। तो क्या हो जाएगा, बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन का कहलाएगा, ब्रह्मांड विज्ञान कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपको कुछ दिखाता हूँ ब्रह्मांड कैसा है। तो ब्रह्मांड का ये अगर आप फिगर लेना चाहें तो ये फिगर आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रह्मांड, जिसमें ये सभी जो देख रहे हैं इधर से, ये क्या सब है, ये आपके ग्रह हैं। उसके बाद जो है ये उपग्रह हैं। फिर यहाँ पर आप लोग का स्टार्स हो गए, तारे जो हैं वो हो गए। तो ये सभी मिल करके क्या करते हैं, ये सभी मिल करके ब्रह्मांड की रचना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं यहाँ पर डायग्राम ले लिया हूँ ताकि आप लोग को दिमाग में ये चीज़ हमेशा के लिए घुस जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अब यहीं पर छोड़ते हैं, फिर जो है डायग्राम को यहीं पर सेट कर देते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाले आकाशीय पिंड है। घूर्णन और परिक्रमण ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, घूर्णन क्या हो गया, घूर्णन हो गया दैनिक गति। ठीक है, जैसे पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात होती है, यानी दैनिक गति होती है। और परिभ्रमण गति क्या होता है, वार्षिक गति को क्या बोलते हैं, परिभ्रमण गति बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तो वो क्या हो गया, उसका दैनिक गति हो गया। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, रात और दिन होती है। लेकिन 365 दिन का जो चक्कर लगाता है वो क्या हो गया, उनका वार्षिक गति हो गया। वो किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, तो वो क्या हो गया, उनका परिभ्रमण काल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ग्रह है या कौन सा पिंड है जिसमें जो है घूर्णन और परिभ्रमण दोनों में समान समय लगता है। तो चलिए आपको डायग्राम के दृष्टिकोण से हम समझाते हैं। यहाँ पर ये देखिए डायग्राम में, ये क्या है, आपका सूर्य है, और ये जो है अर्थ है, पृथ्वी है। पृथ्वी जो है वो दो प्रकार की गति करता है, एक अक्षीय गति करता है और दूसरा कक्षीय गति। कक्षा ये हो गया जो सूर्य के चारों ओर लगाते हैं, और एक हो गया अक्षीय जो अपने अक्ष पर घूमते हैं। अगर आप गेंद को फेंकते हुए देखे होंगे क्रिकेट बॉल में, तो गेंद जो है दो तरफ से नाचता है। एक तो वो खुद का अपना करता है रोटेशन, और दूसरा जिस गति में जिस दिशा में फेंका गया है उस दिशा में। तो उसी प्रकार से पृथ्वी भी जो है अपना गति करता है, एक तो अपने अक्ष पर गोल गोल घूमते रहता है और दूसरा इस यहाँ पर जो है सूर्य के चारों ओर गोल गोल घूमते रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मून जो है यानी कि चंद्रमा जो है वो भी क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल घूमते हुए ही सूर्य की गति को क्या करता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है। तो इनका अक्षीय और कक्षीय दोनों गति जो है सेम हो जाती है, यानी कि घूर्णन और परिभ्रमण जो है दोनों गति लगभग समान हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यही एक ऐसा पिंड है जिसका घूर्णन एवं परिभ्रमण जो समय होती है वो लगभग समान होता है। समझ गए सभी लोग। चलिए डायग्राम को फिर हम छोटा करके वहीं रख देते हैं। तो अब आप लोग का ऑप्शन मिल गया होगा कि दूसरा का आंसर क्या होगा, राइट आंसर डी होगा, यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा का ही घूर्णन एवं परिभ्रमण काल जो है वो लगभग समान होता है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप वाला तारा कौन सा है, जल्दी से बताइए जिनको पता है। ध्रुव तारा है, सूर्य तो होगा नहीं, ध्रुव तारा होगा, या प्रोक्सिमा सेंटोरी होगा, या ये जो डी नंबर है लुब्धक ये होगा। जल्दी से बताते चलिए। चलिए ये HW में देते हैं आप लोग को, ठीक है, और HW जो है कमेंट में बताना है आप लोग को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में जो है कुछ तारा जिससे उनका अगर समय पूरा जाता है, मान के चलिए जब किसी तारे का जीवन काल पूरा हो जाता है तो एक भयंकर धमाके के साथ जो है वो क्या करता है, विस्फोट करता है, और उसका मलबा जो है पूरे तरह से ब्रह्मांड में फैल जाता है। यहाँ पर देखिए
आपको एक डायग्राम से हम दिखाते हैं कि अगर एक तारा जो है विस्फोट करता है तो किस तरह से उसका मलबा जो है ब्रह्मांड में फैल जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो है ये सभी जो दिख रहा है आपको, ये सभी मलबा ही है, जिसको आप लोग अपना गांव देहात में कहते हैं धूल गर्दा, वही है ये। ठीक है, तो ये पूरे तरह से ब्रह्मांड में भर जाता है, तो इसे ही बोलते हैं विस्फोटी तारा। इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। तब तक हम डायग्राम को जो है वहीं पर दे आते जहाँ से इनको लाए थे। अब आप लोग बताइए कि इनमें से आंसर जो है कौन सा होगा, बताइए बताइए। धूमकेतु कहलाएगा या उल्का कहलाएगा या स्वर्ग कहलाएगा या अभिनव तारा कहलाएगा, जल्दी से बताइए। अभिनव तारा कहलाएगा, ठीक है। विस्फोट होने वाली तारा क्या कहलाएगी, अभिनव तारा कहलाएगी। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। हमारे अंतरिक्ष में जो है कुल कितने तारामंडल है बताइए। इनको भी HW में दे देते हैं, थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। उसके बाद कमेंट में बताते चलिएगा। और अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक वाला बटन भी दबाया कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जो है डायग्राम पे डायग्राम ला रहे हैं, विजुअल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बिना लाइक किए चले जाते तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में नहीं आई है, या ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग लाइक नहीं कीजिएगा तो मुझे लगेगा सही चीज़ भी हम समझेंगे कि आप लोग को पसंद नहीं आया, फिर इसको छोड़ के कुछ और ट्राई करेंगे, तो इससे चक्कर में जो है आप लोग का सही चीज़ जो है जो आप लोग को मिलना चाहिए वो भी निकल जाएगा। तो आप लोग लाइक किया कीजिए अगर सही लगता है तो, ठीक है। और जिसको नहीं लाइक करते तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है आप लोग को पसंद नहीं आई है, तो इससे बेहतर करना है या इससे कुछ अलग करना है। तो ऐसा ना हो कि कुछ अलग के चक्कर में बहुत अलग हो जाए आप लोग के लिए, तो लाइक वाइक किया कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा की आकृति है। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए, वृत्ताकार है या दीर्घवृत्ताकार है या इनमें से कोई नहीं, बताइए बताइए। चलिए डायग्राम से समझना है, चलिए डायग्राम से समझते हैं, क्या दिक्कत है। ये जो है ये आपकी आकाश गंगा की एक डायग्राम है, और इसमें जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, सर्पिल, ठीक है, किस प्रकार से है, सर्पिल के समान है। और सर्पिल का जो होता है मेनली होता है वो स्पाइरल की तरह। आप लोग जितने भी पटना के स्टूडेंट होंगे, या अब तो हर जगह स्पाइरल वाला कॉपी आने लगा है, ठीक है, क्योंकि साइड में देखते हैं गोल गोल रबड़ वाला जो रहता है, वैसा ही नहीं यहाँ पर देख लीजिए, सेम सेम रबड़ जैसे जैसे गोल गोल घूम के निकला हुआ है, यही है सर्पिल भी बोला जाता है इसको। और यहाँ जहाँ पर जो है स्पाइरल रहेगा तो स्पाइरल भी होगा, ठीक है, और सर्पिल रहेगा तो सर्पिल भी होगा, तो दोनों ऑप्शन याद रखिएगा, क्या होगा, सर्पिल भी होगा और स्पाइरल भी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम को जो है वही जगह पर सेट कराते हैं। चलिए अब जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है, अभी हमने बताया सर्पिल या स्पाइरल, तो यहाँ पर सर्पिल नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, स्पाइरल दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से पढ़ने में समझने में आप लोग को समझ आ रही है, ऐसा तो नहीं कि समय ज़्यादा लग रहा है कि क्वेश्चन को डिस्कस करने में। इस तरह से आप लोग कमेंट में अपना अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए, ठीक है। अच्छा लगता है तो वो भी बताइए, अगर नहीं लगता है आप लोग को कि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर करवाते चलेंगे। तो सारी बातें जैसे आप लोग को चाहिए कमेंट में बताते चलिए हमको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए हम उसी में डायग्राम सेट करके रखे हैं जिसको आप लोग को समझाना जरूरी है, ताकि वो दिमाग में हमेशा बनी रहे। तो सिर्फ उसी उसी क्वेश्चन में जो है डायग्राम लगा के रखे हुए हैं, बाकी जो डाटा वाला है जो याद करने वाला है वो वैसे ही क्वेश्चन है। जैसे 7 नंबर ले लीजिए, हमारी आकाश गंगा के
केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। यानी देखिए, सूर्य भी परिक्रमा करता है किसी का, किस चीज़ का परिक्रमा करता है? आकाश गंगा का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रह जो है वो सूर्य का परिक्रमा करते हैं, सूर्य भी जो है आकाश गंगा का परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य को कितना टाइम लगता है आकाश गंगा का परिक्रमा पूरा करने में? बताइए जिनको पता है। 2.5 करोड़ वर्ष नहीं होगा, 25 करोड़ वर्ष लगता है सूर्य को जो है आकाश गंगा का परिक्रमा करने में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव तारा, उसकी जो दिशा है वो किस ओर रहती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ध्रुव तारा क्या है? चलिए डायग्राम भी आप लोग के सामने ले आते हैं, फिर समझाने में बहुत ही बेहतर होगा। ये लीजिए डायग्राम भी आ गया आप लोग के सामने। चलिए अब बताइए, एक ऐसा तारा जो लगभग पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के जो है सीध में है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव के सीध में है, उस तारा का नाम क्या हो गया है? ध्रुव तारा, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव के जो है सीधा सीधी सीध में है। ये देख लीजिए, सीधा सीधी सीध में है, तो इसी का नाम जो है दे दिया गया है ध्रुव तारा। क्या नाम दे दिया गया है? ध्रुव तारा दे दिया गया। और किसके सीध में है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के सीध में, ठीक है, तो इसीलिए जो है ध्रुव तारा इसका नाम दे दिया गया है। चलिए डायग्राम को फिर हम वही सेट कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने बताया एक ऐसा तारा जो लगभग पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के सीध में हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्रुवीय तारा की दिशा किस ओर रहती है? तो उत्तर की ओर रहती है, ठीक है, किस ओर रहती है? उत्तर की ओर रहती है। तो राइट आंसर हो गया आपका ए। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक क्या है? इनमें से बताइए, चारों ऑप्शन में से पढ़ के क्या होगा। देखिए, जिस तारे का ताप अधिक होता है उस तारे का रंग सूचक जो है उतना ही कम होता है। जिसका ताप अधिक, उसका रंग सूचक उतना ही कम। और जिसका रंग सूचक अधिक होगा मतलब क्या हुआ? उसका ताप क्या होगा? सबसे कम होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? तारे का रंग सूचक है, अभी हमने क्या बताया, जिसका ताप अधिक रहेगा उसका रंग सूचक जो है कम रहेगा, यानी कि ताप की बात हो रही है। तो इस ऑप्शन में देखिए ताप है, डी नंबर है उसके ताप का, ठीक है, तारे का रंग सूचक क्या है? उसके ताप है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु है। वर्तमान में जो आकलन की गई है ब्रह्मांड की आयु का, यानी कि उम्र का, वो कितना है? बताइए। 13 बिलियन वर्ष। कितना है? 13 बिलियन वर्ष। किसी किसी बुक में आपको 14 बिलियन वर्ष दिया रहेगा, 14 से लेकर के 20 तक दिया रहेगा, ठीक है। 13 से लेकर के 20 तक के बीच में जो है ये तीन ऑप्शन अगर कहीं आपको मिल जाए तो ये तीनों को आप टिक कर सकते हैं। ये तीनों में से कोई एक रहेंगे, ऐसा नहीं कि तीनों दे दिया जाएगा, आपको तीनों में से एक दिया जाएगा। अलग अलग प्रकार के खगोल शास्त्री जो है उनकी गणना जो है अलग अलग प्रकार की है, सभी अपने अपने जो है हिसाब से पुरा देते हैं। यानी कि बिहारी से मैथ में अगर कुछ भी पूछिएगा तो वो गलत भी एग्जाम्पल देके उस सवाल को आपको समझा भी देंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है खगोल शास्त्री सब भी किए हैं, अपना अपना जो है यहाँ से हिसाब किताब करके दे दिए हैं कि इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई तो वहाँ जा कर के देखा नहीं, तो वो एक अनुमान के तौर पर है। अनुमान के तौर पर किसको आप गलत कीजिएगा, किसको सही कीजिएगा, तो तीनों को मान लिया गया। लगभग इन तीनों का जो है एग्जैक्ट मिलता जुलता है कुछ कुछ जगहों पर, तो इसीलिए इन तीनों को मान लिया गया है। तो ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपके एग्जाम में क्वेश्चन में या कहीं भी रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। कृत्रिम उपग्रह क्या होता है बताइए। चंद्रमा किसका उपग्रह है? चंद्रमा किसका उपग्रह है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हम कृत्रिम उपग्रह आप लोग को दिखाते हैं कि कृत्रिम उपग्रह कैसा होता है। चलिए डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये एक प्रकार का जो है कृत्रिम उपग्रह है। जितना भी सैटेलाइट है वो क्या है? कृत्रिम उपग्रह है। वो भी चक्कर लगाता है किसी न किसी ग्रह का। तो ये देखिए क्या है, ये दोनों तरफ से इनके प्लेट लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? प्लेट लगे हुए हैं। आप लोग को याद है कुछ दिन पहले जब तक घरों घरों तक जो बिजली नहीं पहुंची थी, तो उस समय कुछ कुछ जगह पर मोबाइल चार्ज करने के लिए सोलर प्लेट लगाया जाता था। सभी लोग अपने अपने छत पे या कहीं पर जो है छोटे छोटे सोलर प्लेट लगाया करते थे। उससे क्या होता था? मोबाइल चार्ज होती थी। ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है और वही क्वेश्चन है, सेम है, उससे रिलेटेड नहीं, वही क्वेश्चन है। तो अब आप लोग को समझने की बारी है। तो यहाँ पर भी देखिए सौर प्लेट लगा हुआ है, ठीक है। सौर प्लेट लगा हुआ, ये क्या करता है? सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? सौर प्लेट क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिणित हो जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। डायग्राम को हम वहीं सेट कर दे रहे हैं। तब तक आप लोग जो है ऑप्शन को पढ़िए कि ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए बताइए क्या होगा ऑप्शन। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? अभी हमने बताया सौर सेल, ठीक है। सौर ऊर्जा से चलने वाली सेल जो होती है वो क्या कहलाती है? सौर सेल कहलाती है। अभी हमने बताया कि दोनों तरफ से जो है वो प्लेट जो लगल रहता है वही क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दुग्ध मेखला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे है, इनमें से मिल्की वे कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। इसका भी डायग्राम लेके आ गए हैं ताकि आप लोग को समझने में जो है आसान हो। ये देख लीजिए, ये जो है मिल्की वे का एक डायग्राम है दुग्ध मेखला का। देख लीजिए यहाँ पर क्या है? तारों की पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है, और यहाँ पर है भी सर्वाधिक, क्या है ही, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मिल्की वे, ठीक है। मिल्की वे, जैसे कि आप लोग एटम में पढ़े होंगे सेल और सब सेल। सब सेल किसे बोलते हैं? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सब सेल बोलते हैं। तो यही है मिल्की वे। मिल्की वे में क्या होता है? तारों की पाए जाने की संभावना अधिक पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर होता है, ठीक है, होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जो है डायग्राम को हम सेट करते हैं। तब तक आप लोग ऑप्शन ढूंढिए। चलिए ऑप्शन देख के बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। सौरमंडल का एक ग्रह है, एक तारा, एक मंदाकिनी, एक तारामंडल। क्या होगा बताइए? क्या हो जाएगा? एक मंदाकिनी हो जाएगा, ठीक है। मंदाकिनी को ही दुग्ध मेखला कहा जाता है। और मंदाकिनी क्या होता है? एक कई तारामंडल का झुंड होता है। एक तारामंडल नहीं होता, कई तारामंडल का क्या होता है? झुंड होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शीघ्रता से घूमने वाली तारे जो उच्च रेडियो तरंग छोड़ते हैं कहलाते हैं। ऐसा कौन सा जो है उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाले तारे हैं जो शीघ्रता से घूमते हैं? क्या है? पल्सर है कि न्यूट्रॉन तारे हैं कि क्वासर है, या ऑल हो जाएगा? बताइए। सबको लग रहा कि ऑल होगा, ठीक है, नहीं जानते हैं तो ऑल होगा, लेकिन ऑल यहाँ पर गलत है। पल्सर होते हैं, पल्सर तारे होते हैं जो शीघ्रता से घूमते हैं और कौन से तरंग छोड़ते हैं? तो उच्च रेडियो तरंग छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन आप लोग को दे देगा उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाले तारे हैं, ये नाम दे दिया रहेगा। तो
तो याद रखिएगा, पल्सर जो होते हैं वो शीघ्रता से घूमते भी हैं और उच्च रेडियो तरंग छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम यहीं पर एंड करते हैं आप लोग के जीके के क्लास को। फिर जो है कल के क्लास में केमिस्ट्री की क्लास होगी, तो सभी लोग जो है 10 बजे डेली आ जाइएगा। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली जो है 10 बजे आप लोग आकर के क्लास किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल के क्लास में।